हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोड पर। ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे एज अ रिवीजन के तौर पे है और ये 2021 के लिए 2021 यूपी पीसीएस आरओ दोनों के लिए ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो इनको आप ज़रूर देखते चलें और अगर हो सके तो इनके नोट्स बनाते चलें ताकि आपको आसानी होगी लास्ट मोमेंट पर इनको याद रखने के लिए। तो देखते हैं, प्राचीन भारत में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसी में लास्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सिंधु सभ्यता के बारे में और इतिहास का वर्गीकरण कि किस किस तरीके से प्राग ऐतिहासिक काल और इतिहास इन सभी 3 भागों में बांटा गया था। इन सभी को जिन्हें भी डिटेल में देखना है उनका लिंक आपको या तो आई बटन में मिल जाएगा ऊपर या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आपको पूरा ही देखना है अच्छे से तो आप सीधे पीके एजुकेशन कोड टाइप करिए विदाउट एनी स्पेस, या फिर आप स्पेस भी दे सकते हैं कोड में और उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यूट्यूब पर। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए जो पॉइंट्स लिखे हैं ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहदत्त और इसकी राजधानी क्या थी, ग्रीव्रज। कई बार पूछा जाता है कि बृहदत्त जो था उसकी राजधानी क्या थी, तो ग्रीव्रज भी लिख के आता है, कई जगहों पर राजगृह भी लिखा हुआ होता है। ये आपके लिए ऐसे ऐसे करके एक एक बुलेट पॉइंट्स हो जाते हैं। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बहुत बार पूछा जाता है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। आप जैसे मगध के बारे में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे नोट्स बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। मगध के बारे में आपने लिखना शुरू करा तो सर लिख लीजिएगा मगध का प्राचीन संस्थापक, तो ऐसे लिखिएगा प्राचीन संस्थापक और आगे नाम लिख दीजिएगा आप किसका, यहाँ पर करके ब्रैकेट में बृहदत्त का। फिर आप इसी में आगे बढ़िए हर्यक वंश और संस्थापक की जगह पे कॉमा ऐसे करिए और लिख दीजिए बिंबिसार। ऐसे छोटे छोटे जब नोट्स बनाएंगे आप तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी और जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मगध की गद्दी पर ये बैठा था 544 ईसा पूर्व। ये बहुत अंदर का हो जाता है, जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता है। हर्यक वंश का बस संस्थापक पूछ लिया जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये बैठा था कब, 544 ईसा पूर्व में। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बिंबिसार था, कई बार सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो ये बौद्ध धर्म का था और हर्यक वंश का ये संस्थापक था। तो जब भी आप लिखेंगे उस पॉइंट में इसको भी ऐड कर लेते जाइएगा। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने किसको हराया था, बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया था। देखिए पहले ऐसा होता था, कोई चुनाव तो होते नहीं थी, तो जो राजा ज़्यादा शक्तिशाली होता था और वो उसके पास सेना ज़्यादा हुआ करती थी, वो जिस तरीके से जिस क्षेत्र को जीत लेता था वो उसके राज्य में मिल जाता था। तो बृहदत्त ने, जो बिंबिसार था उसने क्या किया, बृहदत्त को हराया और अंग राज्य को किस में मिला लिया, मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण जो था वो कैसे कराया था, उसे अपनी राजधानी बनाया था। देखिए बृहदत्त की राजधानी भी जो राजगृह थी और बिंबिसार ने भी जब मगध पर अधिकार कर लिया तो जाहिर सी बात है इसने अपनी जो राजधानी बनाई वो राजगृह को बना लिया। बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कितने वर्षों तक शासन किया, लेकिन और भी पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक के बारे में कई बार पूछा जाता है। राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के जो राजा थे उनके राजा का नाम भी पूछ लिया जाता है, प्रघोद। तो प्रघोद जो राजा थे पांडु रोग से ग्रसित थे। पांडु रोग एक वायरस जनित रोग हुआ करता था, तो पांडु रोग से ग्रसित थे। उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेज दिया था, मतलब राजवैद्य जीवक को इन्होंने भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जैसे कि हम देखेंगे मुगल काल में भी आगे जब पढ़ेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए संधियां भी हुआ करती थी। कई बार ये रिश्तेदारी भी बना लेते थे। ऐसा नहीं था कि एक शादी कर ली और अब दोबारा ये शादी नहीं कर सकते। तो जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, जहाँ का क्षेत्र जीतना इन्हें लगता था कि हम जीत सकते हैं वहाँ तो ये विजिट कर लेते थे। और कई बार वहाँ के अगर जिनके पास राजकुमारियाँ हुआ करती थी तो वो लोग अगर सरेंडर करना चाहते थे तो फिर ये शादियाँ भी कर लेते थे ज़्यादा। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है
जब आप मेंस लिखते हैं, मेंस में कई बार ये चीज़ें आती हैं और मेंस में ये कहा जाता है कि साम्राज्य का विस्तार किस किस तरीके से करते थे, तो उसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं। तो वैवाहिक संबंध से भी इन्होंने स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से और वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से और मध्य देश के जो आधुनिक आजकल पंजाब है उसकी राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए तीन राजकुमारियां जो थी इनसे इन्होंने शादी कर दी, जिसका विवरण इसमें दिया गया है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने करी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी या बिंबिसार के बाद गद्दी किसने संभाली थी, तो अजातशत्रु उसका पुत्र ही था और इसी ने इनकी हत्या कर दी थी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। सोचिए कि गद्दी की भूख अगर आप समझना चाहें आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे और अगर आप पुराने परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो देखिए अपने पिता को ही इसने मार डाला और उसके बाद अपनी गद्दी को हथियाने के लिए। तो आज के टाइम में आप क्या गलत समझेंगे, आज भी गद्दी के लिए क्या क्या नहीं होता है। सत्ता पाने के लिए जो सत्ता की भूख होती है वो बहुत ही भीषण और बहुत ही खतरनाक होती है। लोगों को अगर एक बार लग जाती है तो फिर वो आसानी से नहीं जाती। तो अजातशत्रु ने भी ऐसा ही किया था और अपने पिता को मार दिया था और इसके बाद ये राजगद्दी पर बैठ गया था मगध की। इसका अगर उपनाम की बात करें तो कुड़िक था और ये क्या था, ये अजातशत्रु जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि जो अजातशत्रु था वो जैन धर्म का अनुयायी था और बिंबिसार क्या था, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो आपको याद रखनी है, अगर आप बिंबिसार से देखना चाहें अब इसको बौद्ध धर्म से कैसे याद रखेंगे, तो बिंब से और बौद्ध दोनों चीज़ें अगर आप मिला लें ऐसे, तो यहाँ भी बा और यहाँ भी बा, ऐसे एक ट्रिक टाइप की है, हो सकता है आपको याद रहे हो सकता ना रहे। अजातशत्रु में जा आ रहा है तो जैन धर्म से, ऐसा ही कुछ कुछ ट्रिक अपने दिमाग में बना लीजिए। तो अजातशत्रु जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, तो इसके पिता और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे। अब आगे देखते हैं। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक, कब तक, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक क्या किया था, मगध पर शासन किया था। अब अगर हम आगे देखें, अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का जो नाम था, पूछ लिया जाता है कई बार, वर्षकार था। क्या नाम था, वर्षकार, इनको या फिर वरसकार भी इस तरीके से लिखा जाता है। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने किस पर विजय प्राप्त की थी, वैशाली पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। 661 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठ गया। अब भाई इसने अपने पिता की करी, मतलब अपने पिताजी से सीखा कि तुमने अपने पिता को मार के गद्दी हासिल की है, वैसे ही मैं भी करूंगा। तो उदयन ने भी अपने पिता को मार दिया अजातशत्रु को और गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। वह जैन धर्म का अनुयायी था। इसका पिता और ये दोनों, मतलब अजातशत्रु और जो उदयन था, ये दोनों क्या थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन हुआ, उदयन का पुत्र नागदशक था। कौन था, नागदशक, हर्यक वंश का संस्थापक और हर्यक वंश का अंतिम राजा। आपको याद रखना है, जहां पर भी नोट्स बनाए वहां पर आप लिखते चलें। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर पुनः शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी, तो वो की थी शिशुनाग ने। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन था, नंदीवर्धन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्मन था, नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापदनंद। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। ये पूछा जाता है, धनानंद जो था आपको ऑप्शन में दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाता है कि सिकंदर का समकालीन कौन था, ऐसे पूछा जाता है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, पूछा जा सकता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा भी घुमाया जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि सिकंदर का समकालीन कौन था। तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगले वाले चैप्टर में हम मौर्य वंश के बारे में ही जानेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा सिकंदर के बारे में। सिकंदर से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम था फिलिप और फिलिप 559 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या
329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये याद रखने वाला है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब चलाया था? तो 326 ईसा पूर्व में इसने चलाया था। सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको, अगर आप पेपर देते रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये पूछा भी जाता है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, या फिर इसे झेलम विस्तृता का युद्ध के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। किसने इनकार कर? सिकंदर की जो सेना थी उसने कहा कि हम ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे और इससे उन्होंने इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग के द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से चला गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी 33 वर्ष की अवस्था में। देखिए कितनी कम अवस्था थी। आज के टाइम में 33 वर्ष में इंसान अभी भी एक सरकारी नौकरी के लिए या चीज़ों के लिए परेशान रहता है, ढंग से सेटल भी नहीं हो पाता है। और उस समय की अगर आप बात देखें तो कितना मतलब विजय कर लेते थे ये लोग। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बहुफेफला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुफेफला नामक नगर को बसाया था। इसका प्रिय घोड़ा था, इसी के नाम पर इसने क्या किया था? एक झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसा दिया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के लिए। अगली बार जब चैप्टर में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, मैंने वीडियो के शुरू में नहीं बोला, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।